एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। और ये है हमारा लास्ट पार्ट, ठीक है, सिविक्स का। सिविक्स हो गई अब फिनिश और सिविक्स के जो एमसीक्यूज हैं वो भी जल्दी आपको मिल जाएंगे। तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका सिविक्स। नाउ आपकी हिस्ट्री कंप्लीट है, इसके अलावा आपकी सिविक्स भी अब कंप्लीट हो गई है। अब हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी की क्लासेस, ठीक है। और सिविक्स की कुछ क्लासेस में एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो जाएंगे और फिर उसके बाद ज्योग्राफी की एमसीक्यूज और टॉपिक वाली क्लासेस आएंगी। और बने रहिए मेरे साथ, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आपको फर्दर जो वीडियोस हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाए, पता चल जाए, ठीक है। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और प्लेलिस्ट सारी चेक कर सकते हैं। न्यू व्यूअर हैं तो आपके लिए ये है कि आप टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो जाकर क्लिक कीजिए, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। और पहले ही बता रही हूँ वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है क्योंकि यहाँ पर हम सारे टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान, जिसकी फ्रेमिंग के बारे में, संविधान की फ्रेमिंग, उसका अडॉप्शन, इसके अलावा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस जिसमें कि पार्लियामेंट होगा, जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, इन सभी को हम टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। और कहीं मत भागना, आराम से देख लो वीडियो। बड़ी मेहनत लगती है बनाने में। लाइक जरूर कर दिया करो भाई। तो सबसे पहली बात ये है कि संविधान क्या है। मैं अपनी हर वीडियो में लगभग यही बताती हूँ आपको, संविधान के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, सिविक्स जब भी पढ़ाती हूँ तो संविधान, लोकतंत्र और गणतंत्र क्या होते हैं, ये सब चीजें तो मैं बताती ही रहती हूँ अक्सर। तो संविधान क्या है, किसी भी देश की शासन व्यवस्था से संबंधित। और हाँ, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, तो ज्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप इसको एक रिवाइज भी कर सकते हैं अगर आप पहले से ही कर चुके हैं तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था से संबंधित नियमों व कानूनों के संग्रह को क्या कहते हैं, संविधान। यानी संविधान एक रूल बुक भी आप कह सकते हो किसी देश की, जिसमें उस देश को चलाने के लिए नियम कानून लिखे होते हैं और इसके द्वारा ही देश की सरकार को संप्रभु यानी अपने आप पर निर्भर या संविधान पर निर्भर कहा जाता है। और वह भी कुछ नियम कानूनों के निर्माण करती है, उनका जनता स्वतः ही पालन करते हैं। यानी एक रूल बुक है संविधान, जिसके हिसाब से पूरा देश कार्य करेगा। उसमें सब कुछ मेंशन होगा कि कौन सा काम कैसे करना है, क्या चीज है क्या नहीं, तो ये चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो संविधान है, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान है, कितने प्रकार के संविधान होते हैं। तो यहाँ पर संविधान की अगर बात करें तो 2 प्रकार के संविधान होते हैं। उसमें पहला है आपका लिखित संविधान। लिखित संविधान वो संविधान होता है ऑब्वियसली जो कि एक संविधान सभा द्वारा बनाया जाता है और वो लिखित फॉर्म में होता है, यानी रिटन फॉर्म में होता है, जैसे कि भारत में, अमेरिका में और जापान में इस तरीके का संविधान, ठीक है। इसके अलावा अगर सेकेंड टाइप इसका देखें तो ये अलिखित संविधान। अलिखित संविधान वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके निर्माण में संविधान सभा के वो प्रोसेस नहीं लगता जो इस वाले में लगता है, लिखित में, ठीक है। लेकिन परंपराओं व समय समय पर पारित होने वाले कानून, निर्णय, ये सब चीजें इसमें पार्टिसिपेट जरूर करती है। मतलब हालांकि रिटन फॉर्म में नहीं होता लेकिन फिर भी उसकी इतनी ही वैल्यू होती है। जैसे कि ब्रिटेन में, न्यूजीलैंड में और इसराइल में संविधान का मतलब क्या है, रूल बुक, ठीक है। तो रूल तो किसी भी तरीके से लागू किया जा सकता है ना, तो वही चीजें यहाँ पर मानने वाले पे डिपेंड करता है कि आपको स्ट्रिक्टली काम करने के लिए बोला है कि आपको स्ट्रिक्टली काम करना है तो आप काम करोगे नहीं करोगे आप पे डिपेंड करता है। लेकिन काम करना अगर लिख दिया कहीं पर तो जरूर नहीं है कि आप उस काम को करो ही। तो फिर वो अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है हर कंट्री की और वहां के लोगों को भी उसी तरीके की आदत पड़ जाती है। तो यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अलिखित संविधान कौन सी कंट्री में है और लिखित संविधान कौन सी कंट्री में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संविधान की। संविधान किसी राज्य की सरकार के कह सकते हैं कि 3 अंगों को की स्थापना करता है। संविधान में क्या चीज मेंशन है, विधायिका के बारे में, कार्यपालिका के बारे में, इसके अलावा न्यायपालिका के बारे में, ठीक है। इनकी स्थापना करता है और इनको बताता है इनके क्या क्या काम है, किस तरीके से इनको काम करना है। संविधान जो है सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है, उनके सबके बारे में एक्सप्लेन कर देता है और उनकी सीमा, कर्तव्य, सब कुछ उसमें लिख देता है। तीनों अंगों के बीच आपसी संबंधों और जनता के साथ संबंधों का विनियमन भी करता है। मतलब ये बताता है कि पर्टिकुलर जो इंडिविजुअली जो ऑर्गन है वो कैसे काम करेगा और जनता के लिए भी कैसे काम करेगा। संविधान जो है वो जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बनाया गया था और अराजकता को रोकता है। मतलब ऐसा शासन नहीं होना चाहिए जिसमें कि जो रूलर है या फिर कह सकते हैं कि जो
प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, राष्ट्रपति या फिर कोई किंग बोल सकते हैं, वो इसकी शक्तियां जो है वो कंट्रोल में रहें, ठीक है। अराजकता को रोकता है, मतलब खुशहाली रहे कंट्री में। इसके अलावा संविधान सरकार निर्माण के नियमों और उपनियमों तथा उसकी शक्तियों के बारे में भी बात करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संविधान सभा की, ठीक है, क्योंकि संविधान बनाने के लिए तो संविधान सभा की जरूरत पड़ी ना। तो विश्व में अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो सबसे पहले ये विचार देने वाले व्यक्ति कौन थे? ब्रिटेन से रिलेटेड है ये व्यक्ति, है सर हेनरी मैन, सर हेनरी मैन। उसके बाद है विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा 1786 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया राज्य में बनाई गई थी, और उस समय अमेरिका में कितने राज्य थे? 13। कमेंट सेक्शन में बताइए कि अमेरिका में आज के टाइम में कितने राज्य हैं जिन्होंने मिलकर अमेरिका का संविधान बनाया। इसके बाद 1789 में जब फ्रांस में क्रांति हुई थी, सबको पता है रेवोल्यूशन हुआ था, तो वहां पर भी संविधान सभा बनाई गई थी। फ्रांस में प्रथम संविधान 1793 में लिखा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन की। ये क्या था और इसमें क्या क्या चीजें हुई? तो क्रिप्स मिशन जो है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, जब हमने हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ा था नेशनल मूवमेंट्स, उसमें हमने क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ा है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में ये मिशन भारत भेजा गया था। क्वेश्चन ये आता है कि क्रिप्स मिशन को भारत कौन से साल में भेजा गया? तो 1942 में। जिसका उद्देश्य क्या था? भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, यानी भारत में जो राजनीतिक असमानता थी एक तरीके से, उसको देखने के लिए कि क्या क्या चीजें यहाँ पर ठीक हो सकती है। तो कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद क्रिप्स मिशन के संदर्भ में परीक्षण और विचार विमर्श हेतु अधिकृत किया गया था उनको, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक नए नए मिशन आए और इनके थ्रू ही फिर आगे काम बढ़ा। हालांकि सफल रहे असफल रहे वो बाद की बात है, लेकिन टाइम टू टाइम ऐसी चीजें होती ही रही। फिर बात करेंगे भारतीय संविधान सभा, ठीक है, भारतीय संविधान सभा। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो भारत में संविधान सभा का विचार देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? एम.एन. रॉय, ठीक है। 1895 में जहां तक भारत का संबंध है, सबसे पहले संविधान सभा के बारे में स्वराज विधेयक देखने को मिला। 1895 में स्वराज विधेयक देखने को मिला, जो कि बाल गंगाधर तिलक ने निर्देशन पे तैयार किया गया था। कब? 1895 में। नेक्स्ट डेट है यहाँ पर 1922। 1922 में महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किस चीज की बात करी? संविधान सभा में भाषण दिया, ठीक है। तो आप क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में सबसे पहले भाषण किसने दिया? तो महात्मा गांधी। 1924 में संविधान सभा की मांग करने वाला सर्वप्रथम जो व्यक्ति था वो मोतीलाल नेहरू थे, और इनके पिता का नाम क्या था? दादा गंगाधर नेहरू, जो कि 1857 की क्रांति में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और दिल्ली के लाल किला के कोतवाल थे ये। यहाँ पर गांधी जी वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले बात इस बारे में किसने की थी? तो 1922 में महात्मा गांधी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा के बारे में बात की थी। 1924 से 1934 की अगर बात करें तो स्वराज दल पहला राजनीतिक दल था जिसमें संविधान सभा की मांग 2 बार की गई, 1924 में और 1934 में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। 1936 से 1936 में कांग्रेस की स्थापना पता ही आपको कब हुई थी? 1885 में। अगर पूरा डेट के साथ पूछ लें तो 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस ने पहली बार 1936 में लखनऊ अधिवेशन में, ये भी पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में, तो ये इंपॉर्टेंट अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन। इसमें संविधान सभा के बारे में बात की, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसकी इस अधिवेशन की। उस समय कांग्रेस के प्रारंभिक कार्यकर्ता कितने थे? सिर्फ 72 थे। 1940 की बात करें तो अगस्त 1940 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या कहा था कि भारत का संविधान भारत के लोग स्वयं तय करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट ही है यहाँ पे वैसे तो, ठीक है। भारत का जो भारत के बारे में चीजें हैं, भारत को के लोगों को ज्यादा अच्छे से पता है, तो ये जो संविधान है ये यहीं के लोग ही देखेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि प्रक्रिया की अगर हम बारे में बात करें तो 1942 में सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रिटेन की ओर से यहाँ पर संविधान सभा का प्रस्ताव लाया गया 1942 में, और क्रिप्स मिशन की हमने बात कर ही ली है, ठीक है। लेकिन इस मिशन को ज्यादातर जो दल है उन्होंने अस्वीकार कर दिया था, यानी मानने से मना कर दिया था, इसलिए संविधान सभा नहीं बन पाई।
जो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी थे वो सिर्फ अकेला ऐसा समूह था जिसने तो इस प्रस्ताव को क्या किया, एक्सेप्ट किया था। ठीक है, और ये जो पार्टी है किसने बनाई थी, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एम एन रॉय ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इंपॉर्टेंट डेट की, तो ये है 1945। ठीक है, देख लीजिए, जुलाई 1945 में इंग्लैंड में कौन सी सरकार आई, लेबर पार्टी की। ठीक है, कौन सी, लेबर पार्टी। और तभी से ही डिसाइड हो गया था कि संविधान सभा अब बनने का जो मार्ग है वो अब थोड़ा सा आसान दिख रहा है। ठीक है, और इसकी पुष्टि किसने की थी, वाइसरॉय लॉर्ड वेविल ने। लॉर्ड वेविल ने किस चीज की पुष्टि, कि आगे आने वाले टाइम में संविधान सभा का निर्माण हो सकता है। अगर हम बात करें 1946 की, जो कि एक और इम्पोर्टेंट डेट है, तो 1946 की कैबिनेट मिशन योजना आपको याद रखनी है, कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, और इसी आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का जो चुनाव है वो भी करवाए गए। ये कह सकते हैं कि जो क्रिप्स मिशन था उसका व्यवहारिक स्वरूप देखने को मिला कैबिनेट मिशन योजना में। तो इस तरीके से क्रिप्स मिशन को एक तरीके से कह सकते हैं बाद में कैबिनेट मिशन में चेंज कर दिया गया। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना जो है उसमें बहुत सारी चीजें होनी थी, जैसे कि संविधान निर्माण की बात होनी थी, सदस्य 389 निर्धारित किए गए। इसके अलावा बहुत सारी चीज थी, 292 थे। इनमें 292 जो प्रतिनिधि हैं ये ब्रिटिश से आने थे। ठीक है, भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांत से, और बाकी के जो 4 हैं वो प्रतिनिधि कहाँ से आए थे, चीफ कमिश्नर से, यानी 4 प्रांतों से। और 4 प्रांत कौन से थे उस वक्त, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग। ठीक है, और इसके अलावा ब्रिटिश बलूचिस्तान। रियासतों की बात करें तो 93 जो प्रतिनिधि थे यानी रिप्रेजेंटेटिव, वो भारतीय रियासतों से आने थे। ठीक है, ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट, संविधान सभा का स्वरूप। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन कब हुआ, सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निर्माण में कुल बैठकें कितनी हुई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हुई थी, संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा। 2, 11, 18, ऐसे आपको याद रखना है, 2, 11, 18, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, 2, 11, 18। तथा कुल 166 बैठकें हुई एवं संविधान बनाने में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हो गए। ठीक है, संविधान सभा के अधिवेशन, यहाँ पर अगर हम फर्स्ट अधिवेशन की बात करें तो ये कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को, और कितने मेंबर थे, 209 मेंबर से इस वक्त। फिर हम बात करते हैं 9 दिसंबर 1946 को किसको अस्थाई, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अस्थाई अध्यक्ष घोषित किया गया या फिर अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बल्कि आता ही है, क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। और आपको बताना है कैसे मेंबर थे, अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर हुआ सेकंड अधिवेशन, ये कब हुआ, 11 दिसंबर 1946 को, और इसी टाइम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य चुन लिया गया था, कह सकते हैं स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो आपसे पूछ सकते हैं संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अगर स्थायी अध्यक्ष कौन बन गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके साथ ही साथ संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट डेट और देख लेते हैं, 13 दिसंबर 1946 को। इसमें जवाहरलाल नेहरू का इंपॉर्टेंट रोल है। इन्होंने क्या किया था, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, और इसी वजह से 22 जनवरी 1947 को
संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया था। क्या किया था? इसको स्वीकार कर लिया था। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसमें भारत की जो आने वाली जो चीजें हैं जिसमें लोकतांत्रिक गणराज्य है उसके एक तरीके से ड्राफ्ट था ये। ठीक है, इन्होंने ड्राफ्ट प्रस्तुत किया था, तो इसको अपना लिया गया था कब? 22 जनवरी 1947 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। यहाँ पर हम बात करेंगे इसके 4th अधिवेशन की। ये कहाँ पर हुआ था? 31 जुलाई 1947 तक। ठीक है, और इसी इम्पोर्टेंट अधिवेशन में 22 जुलाई 1947 को ही नेशनल फ्लैग, तिरंगे को अपनाया गया था। ठीक है, तिरंगे को अपनाया गया था इसी अधिवेशन में। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट है 25 जुलाई 2017 तक 465 आर्टिकल थे और 31 दिसंबर 2017 को 465 आर्टिकल, ठीक है, हो गए थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और स्टार्टिंग के आर्टिकल की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल बनाए गए थे? 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स। इसके अलावा 8 थी अनुसूचियां और 3 परिशिष्ट। ठीक है, अगर हम आज के टाइम की बात करें तो अनुसूची की जो संख्या है वो 8 से बढ़कर कितनी हो गई है? 12 हो गई है। तो आप 12 संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें कुछ और। देखिए, सदस्यों की बात करें तो सदस्य तो कम थे ही। ठीक है, जितने सदस्य थे उससे कम ही सदस्य थे। और कह सकते हैं कि संविधान पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो 284 मेंबर्स के हुए थे। कितने? 284 मेंबर्स के। बस ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं? 12 मैंने बताई दिया आपको। महिलाओं, अगर महिला सदस्य की बात करें तो इसमें संविधान सभा में 9 महिला सदस्य थी, जिनमें से 3 काफी महत्वपूर्ण थी। ठीक है, जो कई समितियों में रही, जैसे कि सरोज नायडू का नाम तो आपने हमेशा सुना ही है। इसके अलावा हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुखा और अन्य राजकुमारी अमृता कौर, बेगम एजाज रसूल और विजय लक्ष्मी जी, ये सब थे इम्पोर्टेंट लेडीज। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रारूप समिति। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 लोगों की समिति का गठन हुआ है। ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें और कितने मेंबर थे? 7 मेंबर्स थे। इस समिति ने संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा अध्यक्ष को पेश किया था। इसके अलावा है यहाँ पर भारतीय संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया क्या रही? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यही क्वेश्चन मोस्टली आता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिनानंद। और ये भी याद रखना है ये कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, बाद में जो अधिवेशन हुआ था उसमें मतलब थोड़े टाइम बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो क्या बन गए थे? इसके स्थायी सदस्य। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्रस्तावना 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्थायी अध्यक्षता में ये नियुक्त किया गया। और इसके अलावा सदस्य संख्या इसमें 389 थी। 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत संविधान सभा की बैठक और कुल बैठक 166 हुई। तो मैंने आपको डेटा बता ही दिया है। अच्छा, अगर हम कमियों की बात करें संविधान सभा में क्या क्या कमियां थी, तो पहले तो था प्रभु सत्ता की कमी। प्रभु सत्ता की कमी। दूसरा था यहाँ पर प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण, यानी ठीक तरीके से वर्गीकरण नहीं किया गया था। इसके अलावा थर्ड बात करें तो देशी जो रियासतें थीं उनको संविधान मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया। आपको पता ही, उनको बोल दिया गया था कि आप किसी के भी साथ जा सकते हो, तो फिर संविधान मानने वाली कोई बात ही नहीं है। फिर है संविधान सभा के सदस्य थे, उनका जो चयन था वो अलोकतांत्रिक तरीके से हुआ था। ठीक है, संविधान सभा के जो मेंबर्स थे
उनका जो सिलेक्शन, एक तरीके से कह सकते हैं चुनाव हुआ था या फिर चयन हुआ था, वो बिल्कुल ही तरीका क्या था, अलोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक तरीका बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम प्रस्तावना, जिसको प्रेम्बल भी कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं। इसका आधार उद्देश्य प्रस्ताव को माना जाता है और प्रस्तावना की जो परिभाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है और इसका जो व्यवहारिक स्वरूप है वो अमेरिका से लिया गया है। तो संविधान राष्ट्र व शासन प्रणाली का आईना है और प्रस्तावना जो है संविधान का दर्पण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। प्रस्तावना की बात यहाँ पर हो रही है तो यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, सामाजिक, कितने तरीके की न्याय की इसमें बात रखी गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, यानी इन तीनों चीजों को बेस बनाया गया है प्रस्तावना में। प्रस्तावना में क्या है, सब कुछ पता चल जाता है कि हमारा जो संविधान है वो किस बारे में है। तो सबसे पहले जो टाइप है वो है सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय में मेनली किस चीज की बात की गई है, समता के अधिकार की। ठीक है, आर्थिक न्याय में मेनली किस चीज की बात की गई है, आर्थिक न्याय की। ठीक है, जिसमें नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनको शामिल किया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय में मेनली बात आती है मतदान की, यानी वोट देने का जो राइट है वो मिला है या नहीं, और चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। अगर ये राइट आपके पास है तो आपके पास राजनीतिक कह सकते हैं न्याय भी आपके साथ है और अधिकार भी आपके पास। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। ये है काफी इंपॉर्टेंट। कौन से शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और एकता और अखंडता, या फिर कह सकते हैं अखंडता। अब ये देख लेते हैं दोबारा से। 42वां संशोधन था और हुआ कब था, 1976 में। ठीक है, एक 44वां संशोधन है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको फिलहाल बताना है 42वां संशोधन है, उसमें जो कि 1976 में हुआ था, संविधान की जो प्रस्तावना उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, बस नेक्स्ट आ जाइए। अगर हम बात करें भारतीय संविधान के स्रोत, या फिर मैं आपको थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा देती हूँ यहाँ पर जो मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए। तिरंगे को कब अपनाया था, ये बताइए आपको, कब, 22 जुलाई 1947 में। अशोक स्तंभ की अगर बात करें तो अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह का जो दर्जा दिया गया था वो कब दिया गया था, 26 जनवरी 1950 को, है ना। अगर हम बात करें जनगण मन की, तो इसको राष्ट्रीय गान का जो दर्जा है वो कब दिया गया था, 24 जनवरी 1950 को। और साथ में ही राष्ट्रीय गीत जो है हमारा वंदे मातरम, इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं डेट पर। हिंदी को, संविधान सभा ने हिंदी को और जो लिपि है उसमें देवनागरी लिपि को राजभाषा का दर्जा दिया था। कौन सी डेट में, 14 सितंबर 1949। अभी आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इस वक्त भारत की नेशनल लैंग्वेज क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर आप वहां पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी ऐसी भाषा हम फॉलो नहीं करते हैं, ना तो वहां पर इंग्लिश ना ही हिंदी लिखा आएगा। बाकी इंग्लिश हिंदी में हम हर जगह फॉलो करते हैं। साथ में जो ऐसी जगह जहाँ पर इंग्लिश हिंदी का यूज नहीं हो सकता वहां पर थर्ड लैंग्वेज भी है ना। अगर हम बात करें विश्व का सबसे छोटा संविधान कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, अमेरिका में। ठीक है, इसमें 7 आर्टिकल है सिर्फ, बस ये चीज है। और लागू कब किया गया था ये, 4/3/1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, सॉरी नेक्स्ट अपना टॉपिक देख लेते हैं। ये भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कहाँ कहाँ से कौन सी चीज ली गई है। तो अगर हम ब्रिटिश संविधान की बात करें तो यहाँ से सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। ठीक है, दूसरा है सरकार का संसदीय रूप, इसके अलावा कानून की शासन का विचार, और विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसका कानूनी निर्माण की विधि। ये कहाँ से लिए गए हैं सब चीजें, ब्रिटेन से।
नेक्स्ट है अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिए गए हैं? मौलिक अधिकार। मेनली ये पूछा जाता है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो या लिए गए हैं अमेरिका से। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। फ्रांस से लिए गए हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। और कनाडा से क्या लिया है? अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, यानी सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था। हमारे पास पता है कि लेवल है, 3 लेवल है, लेकिन यहाँ पर जो ज्यादा पावर है किसके पास है? ये केंद्र के पास ही है, यानी सेंटर के पास ही है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत है वो भी उन्हें कहाँ से लिया है? कनाडा से ही लिया है। इसके अलावा हम बात करें संविधान की विशेषताएं, तो क्या क्या विशेषताएं संविधान की? पहली बात तो यह है कि हम लोगों द्वारा ये निर्मित है, ठीक है, यानी इसमें किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं है। जो हम ही लोग हैं, हमने इसको बनाया, यानी हम जनप्रतिनिधियों द्वारा ये निर्मित है। इसके अलावा लिखित भी है और एक संपूर्ण संविधान इसको हम कह सकते हैं। इसमें लोकतंत्र की बात हो या समाजवाद की बात हो, धर्मनिरपेक्षता की बात हो, ठीक है, ये सभी चीजें क्या है? शामिल की गई है। इसके अलावा मूल अधिकार शामिल किए गए हैं, मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है ना। इसके अलावा न्यायपालिका जो है हमारे पास वो भी कैसी है? वो भी एकदम स्वतंत्र है। इसके अलावा यहाँ पर क्या चीज देखने को मिलती है? संसदीय शासन व्यवस्था। संसद का सर्वोपरि होने का मतलब है काफी सारी चीजें जो है वो खराब होने से बच जाती हैं और कानून वगैरह ठीक तरीके से बन पाता है। इसके अलावा राज्य के क्या है? नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, अनुच्छेद 368 के अनुसार। ये आपको आर्टिकल याद रखना है, 368। कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के सदस्यों के 2/3 बहुमत से अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन भी आवश्यक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? विशेष बहुमत, यानी विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है संविधान में, ठीक है, अगर काफी देखा जाए तो। भारतीय संविधान कैसा है? फ्लेक्सिबल है, ठीक है। भारतीय संविधान लचीलापन है क्योंकि इसमें बहुत से संशोधन प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत से भी पास किया जा सकता है। तो विशेष बहुमत है तो कठोर है और साधारण बहुमत है तो बहुत लचीला है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यानी प्रियम्बल में वर्णित शब्द कुछ इस प्रकार है: न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद या समाजवादी, ठीक है। यहाँ पर जो न्याय शब्द है इसका मतलब क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता से हमारा मतलब है हर तरीके की स्वतंत्रता, जैसे कि अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म को मानने की, उपासना करने की, भक्ति करने की। इसके अलावा समानता की बात करें तो सभी प्रकार के जो भेदभाव है उनसे मुक्ति ही क्या है? समानता, ठीक है ना। बंधुत्व की बात करें तो ये है आपसी स्नेह होना चाहिए, फैमिली की तरह पूरे देश के लोगों को रहना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता की बात हो तो यहाँ पर बात होगी कि हम जन कल्याण की बात करेंगे और लोक हित की बात करेंगे, और इसमें समाज को सबसे ऊपर रखा गया, कोई खास धर्म को प्रमोट नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इकहरी नागरिकता। इसका मतलब क्या है कि किसी राज्य में जो व्यक्ति हैं वो सिर्फ एक ही नागरिकता उनको प्राप्त है, ठीक है। संघ शासन वाले जो राज्य हैं उनमें सामान्यतः दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन अगर हम भारत जैसी कंट्री की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर कैसी शासन व्यवस्था है? संघात्मक शासन व्यवस्था है, ठीक है। और संघ शासन है फिर भी यहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर क्योंकि संघात्मक शासन है इसलिए नागरिकों की जो यहाँ के नागरिकों की अगर नागरिकता की बात करें तो वो कैसी है? इकहरी है नेचर में, ऐसा नहीं है 10 जगह की नागरिकता हो। नेपाल में या फिर इससे मतलब हमारा ये है कि केंद्र में अलग नागरिकता लेनी पड़ेगी, राज्य में अलग, तो इस तरीके का भी कोई सिस्टम नहीं है। नेपाल में संविधान निर्माण विवाद, तो इसमें 5 बार संविधान बन चुके हैं नेपाल में, 1948 में, 1951 में, 1959 में, 1962 में, 1990 में, ठीक है। और 2006 में जो बना था उसके बाद से ऐसा कैसा ही चल रहा है।
नेक्स्ट देख लेते हैं अब। प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का बहुत जरूरी होता है। बहुसंख्यक हो या फिर अल्पसंख्यक, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना सबके लिए जरूरी है। छोटे सामाजिक समूह की शक्ति को मजबूत करता है और समाज में सभी की स्वतंत्रता की रक्षा भी करता है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो उसका संविधान कब बना? ये बना था दिसंबर 1996 में। और वैश्विक समस्या क्या थी दक्षिण अफ्रीका के संविधान में? पर्यावरण को लेकर, वर्ग भेदभाव को लेकर, आवास, स्वास्थ्य, इसके अलावा वैश्विक गरीबी को लेकर काफी इसने चिंता जताई, कंसर्न दिखाया। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। सूची को क्या कहते हैं? अधिकारों का घोषणा पत्र। ठीक है, मौलिक अधिकारों की बात करें तो इनको क्या कहा जाता है? अधिकारों का घोषणा पत्र, जिसकी मांग 1928 में नेहरू जी ने रखी थी। सन 2000 में राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन हुआ। ये क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन कब हुआ? इसके सदस्य और भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो इसके सदस्य होते हैं। एक भूतपूर्व उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है और मानवाधिकार संबंध में ज्ञान रखने वाले, व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 सदस्य होते हैं। अब इसका देखते हैं काम क्या है राष्ट्रीय मानवाधिकार का। शिकायतें सुनना, जांच करना और पीड़ित को राहत पहुंचाना। नेक्स्ट है 1928 में भी मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की भी मांग उठाई थी और इन अधिकारों में से अधिकांश जो थे वो संविधान में सूचीबद्ध कर दिए गए थे। फिर है मौलिक अधिकारों की प्रेरणा भारत में अमेरिका के संविधान से ली है और भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 5 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है, यानी उल्लेख है। मौलिक अधिकारों के अगर हम प्रकार की बात करें तो ये कितने प्रकार के हैं? मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां जो संशोधन है वो करने के बाद, और ये संशोधन हुआ था 1978 में, तो 76 में हुआ था 42वां संशोधन और 44 में हुआ था 1978 में। ठीक है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी प्रॉपर्टी का भी जो राइट था ना, इसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार से और उसे सामान्य कानून के अधिकार के रूप में अनुच्छेद 301 इस अनुच्छेद में उसको शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता है 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार है ये है 29 और 30 अनुच्छेद में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद नंबर 32। सबसे पहले हम बात करते हैं समता का अधिकार। इसमें आर्टिकल है 14, 15, 16, 17 और 18। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि आर्टिकल 18 किस बारे में है। ठीक है, तो आपको पूरा पता होना चाहिए। 14 है गारंटी देता है कि गारंटी कानूनी समानता और कानूनी सुरक्षा प्रदान करने की। समता है ना, तो समानता दे रहा है। इसके अलावा धर्म, जाति और किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 में बताया कि नियुक्तियों का अवसर मिलेगा। 17 में बताया कि छुआछूत जो है उसकी समाप्ति होगी। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल नंबर 17, अनटचेबिलिटी जो है उसका एंड होगा, ये बोला गया आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18 है सैनिक और शैक्षिक उपाधियों के अलावा उपाधियों पर रोक, मतलब ऐसी कोई उपाधि नहीं ली जा सकती है, सिर्फ कौन सी ली जा सकती है? सैनिक और शैक्षिक। दूसरा यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 इस आर्टिकल को पकड़े हुए हैं। ठीक है, इस अधिकार को, जिसमें क्या है? भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की, सभा सम्मेलन करने की, ठीक है, कोई भी व्यवसाय करने की। इसके अलावा 20 आर्टिकल में क्या बताया गया है? अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है, यानी इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि अपराधी को भी मानवीय व्यवहार के साथ ट्रीट करना है। जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसके ऊपर क्या है? संरक्षण रहेगा। कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर कोई सजा ही ऐसी दे दी जाए तो बात अलग है, नहीं तो जीने का जो राइट है वो तो छीना नहीं जा सकता। अनुच्छेद जो 21 है, 21 ये किस बारे में? आरटी के बारे में, यानी राइट टू एजुकेशन। ये कब है? 2000 में, सन 2000 में आया, 2002 में आर्टिकल 21 का। ठीक है, और 86वां जो है संशोधन हुआ, संविधान संशोधन, इसमें शिक्षा मौलिक अधिकार के तौर पर देखी गई और 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने की बात हुई। आर्टिकल 22 कहता है कि विशेष मामलों में गिरफ्तारी, हिरासत से सुरक्षा उसको दी गई है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण यानी कि एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते किसी व्यक्ति को,
जिसमें कि मानव व्यापार, तस्करी, मानव को बेचा जाता है वो चीज नहीं, बेगारी, बंधुआ, ऐसे कुछ भी चीज नहीं, इन सब पे प्रतिबंध लगाया गया। भारत जब आजाद हुआ था तो यहाँ पर दास था यानी दास प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित थी। और ये लोग क्या करते थे, जमींदार किसानों से काम करवाते थे लेकिन मजदूरी नहीं देते थे और स्त्री और पशुओं की तरह उनको खरीदा और बेचा जाता था। आर्टिकल 24 कहता है कि खदानों, कारखानों और ये सब जो चीजें हैं यहाँ पे बच्चों को काम नहीं करना है। इसके अलावा 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको जोखिम भरे कामों में लगाना ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टॉपिक 4th पार्ट है इसका, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी धर्म को मानने की आजादी है पूरी आर्टिकल 25 के तहत। पालन प्रचार करने की 26 में कहता है कि धार्मिक और तथा परोपकारी कार्य करने वाले संस्थानों को स्थापित करने का भी अधिकार है। 27 में धर्म प्रचार करने का और संप्रदाय की देखरेख करने का भी है। 28 में है सरकारी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा जहाँ पे किसी पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर 5th पार्ट, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 और 30। भारत में किसी भी राज्य के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होता है। इसके अलावा आर्टिकल 30 कहता है कि इसके अंतर्गत भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन को चलाने का अधिकार भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर किसको स्पेशली बोला है, अल्पसंख्यकों को, ताकि उनको ह्यूमिलेट होने से बचाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या है कि अगर किसी को कोई भी दिक्कत है, इसके में जो संविधान के जनक है किसको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, और संविधान का हृदय भी बोला जाता है इसी अधिकार को। संविधान की आत्मा की संज्ञा भी दी गई है किसको, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत जो न्यायालय है वो विशेष आदेश जारी कर सकता है और जिनको रिट कहा जाता है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, हबीस कॉर्पस। इसमें क्या है, न्यायालय द्वारा किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय यानी जज के सामने उपस्थित होने के लिए आदेश दिया जाता है, इसी को बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी डायरेक्ट किसको बुलाने के लिए उसको कहा जा रहा है। दूसरा परमादेश, परमादेश का मतलब होता है कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, ठीक है, अपने पद का जो यूज है वो ठीक से नहीं कर रहा है तो उसको कर्तव्य पालन की आज्ञा दे सकते हैं। प्रतिषेध है प्रोहिबिशन, इसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो अपने से नीचे वाले कोर्ट को या न्यायालय को कह सकते हैं किसी मामले में सुनवाई स्थगित करने के लिए भी कह सकता है। नेक्स्ट है अधिकार प्रच्छा यानी वो वारंटो। इसमें है आपका जो अधिकार है वो क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आपका क्या अधिकार है। यह रिट तब जारी करता है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बिना किसी अधिकार के कार्य करता है, तो न्यायालय उससे रिट जारी करके पूछ सकता है कि तुम किस हक से ये काम कर रहे हो। नेक्स्ट है उत्प्रेषण, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय, ट्रिब्यूनल या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। इसमें क्या है, दिसंबर 1996 में लागू हुआ, रंग भेद के लिए ही था मेनली। इसमें रंग भेद वाली जो सरकार है उसको हटने के बाद देश में गृह युद्ध के खतरे से देश जूझ रहा था और दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों का घोषणा पत्र यानी प्रजातंत्र की आधारशिला रखी गई। नेक्स्ट है सरकार के 3 अंग कौन से हैं, यह है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो संविधान में कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 76 में भारतीय संसद में 2 सदनों के बारे में बात की गई है और इसके साथ साथ राष्ट्रपति को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। मैं बात कर रहे हैं संसद की यानी देश की विधायिका की हम बात कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रपति को भी शामिल किया जाता है। क्वेश्चन आ जाए तो राष्ट्रपति को भूलना नहीं है। इसके कितने पार्ट है, लोकसभा, राज्यसभा और लास्ट में राष्ट्रपति, जो कि चीजों को एंड में देखता है। ठीक है, विधायिका, संघ की विधायिका को क्या कहा जाता है, संसद, यानी जहां पर कानून बनाने का काम होता है, कानून निर्माण करने का काम होता है। यह राष्ट्रपति और 2 सदन से मिलकर बना है, जो राज्य परिषद और जनता का सदन से बनती है। राज्य परिषद यानी राज्यों से सेलेक्ट होकर, और जनता का सदन यानी जनता, एक तरीके से जनता ही बैठी है कहाँ पर, लोकसभा में। विधायिका को विधानमंडल या विधानसभा कहते हैं। विधायिका का जो चुनाव है वो जनता द्वारा किया जाता है, इसलिए यह जनता का प्रतिनिधि बनकर ही कानून का निर्माण करता है। इसकी जो बहस है, इसमें क्या क्या चीजें, बहस, विरोध, प्रदर्शन, बहिर्गमन, इसके अलावा सर्वसम्मति, सरोकार और संयोग, ये सब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। नेक्स्ट है विधायिका के दो प्रकार कौन से हैं? संसद केंद्र में है और राज्य में क्या है? राज्य विधान परिषद। आपको पता है ना कि हमारा जो कंट्री है इसमें दो तरीके से क्योंकि संघात्मक हमारा ढांचा है, तो कुछ पावर किसके पास होगी? केंद्र के पास, कुछ किसके पास होगी? राज्य के पास, और कुछ किसकी होगी? पंचायती राज के पास। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर विधायिका की बात कर रहे हैं क्योंकि तो या तो केंद्र में कानून बनेगा या फिर राज्य में। केंद्र के लिए है संसद और राज्य के लिए है विधानमंडल। कई बार विधान परिषद भी होती है विधानमंडल के साथ। तो इसके दो भाग हैं भारतीय संसद के, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जनरल इलेक्शन आपको पता ही हर 5 साल बाद होता है और इसके मेंबर कितने? 542। इसके अलावा राज्यसभा की बात करें तो अन्य सदन जो स्थायी होता है और राज्यसभा उसको कहते हैं। ये एक तरीके से कह सकते हैं स्थायी सदन है, लेकिन ये वाला कैसा है? अस्थायी, यानी ये भंग किया जा सकता है अगर सपोर्ट हट जाता है गवर्नमेंट से, लेकिन ये किसी भी तरीके से भंग नहीं हो सकता। राज्यसभा में क्या होता है? सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और फिर वो चेंज भी होने लगते हैं ना। संसद के मुख्य कार्य अगर हम बात करें तो कानून बनाने का, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है, बजट को देखता है, इसके अलावा संविधान में संशोधन, निर्वाचन संबंधी काम और न्यायिक कार्य, प्रतिनिधित्व, बहस, विदेश नीति पर नियंत्रण, इसके अलावा विचारशील कार्य भी ये करता है। अगर बात करें हम द्विसदनात्मक विधायिका की, तो द्विसदन वर्तमान की अगर हम बात करें इस वक्त, तो पहले कितने थे? आज के टाइम में विधान परिषद, मैंने बोला है ना विधानसभा तो है ही, और कुछ कुछ में अपना काम ठीक से देखने के लिए विधान परिषद भी होती है। जैसे संसद में लोकसभा राज्यसभा होते हैं, ऐसे प्रांत में क्या होते हैं? विधानसभा और विधान परिषद। तो 6 हैं, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार। देखिए इसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल था, लेकिन आर्टिकल 370 हट गया तो फिर काफी चीजें बदल गई हैं। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद जो है 171 किसी राज्य में विधानसभा के अलावा एक विधान परिषद के गठन का भी विकल्प देता है और राज्यसभा के तहत विधान परिषद के सदस्य सीधे मतदाता द्वारा निर्वाचित नहीं होते। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है इसके लिए। और जो कार्यकाल है एमएलसी का, यानी विधान परिषद जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना रहता है? 6 वर्ष रहता है और 2 वर्ष की अवधि पर इसके 1/3 सदस्य कार्यनिवृत्त हो जाते हैं। यही जो सिचुएशन है यही है राज्यसभा के साथ। राज्यसभा में भी कहते हैं ना इसको स्थायी सदन है ये तो यहाँ भी प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि पर इसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं? कार्यनिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा की। ये ऊपरी सदन है, ये हमेशा ध्यान रखना है। अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, 12 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। 238 जो है तो 238 राज्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं और निर्वाचन अगर बात करें तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। स्थायी सदन है तो आपको बता ही दिया गया है। 2 वर्ष बाद इसमें 1/3 सदस्य हट जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं: 30 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो। इसके अलावा 1951 के जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार राज्यसभा या लोकसभा के उम्मीदवार का नाम किसी न किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत होना चाहिए, यानी आपका वोटर लिस्ट में नाम जरूर होना चाहिए, वो तो है ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा की शक्तियां अगर बात करें तो धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है, प्रश्न पूछकर संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर क्या करती है? नियंत्रण रखती है, पूछती है उनके काम उनसे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है और उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है केवल राज्यसभा में ही लिया जा सकता है। ये जो है संसद जो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है और राज्यों की हितों यानी शक्तियों की रक्षा भी करती है। वित्तीय शक्तियां देखें तो राज्यसभा 14 दिन तक विचार पर करता है। संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां भी देखने को यहाँ पर आपको मिलेंगी। नेक्स्ट है प्रशासनिक शक्तियां। उनके विभागों के संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछे उनसे बहुत सारी चीजें अलग दिखाई दी, जिनमें कि चुनाव सहयोग, आपात स्थिति में घोषणा, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। लोकसभा की बात करें तो ये निम्न सदन है यानी लोअर हाउस है।
अधिकतम 550 मेंबर और फिलहाल 543 निर्वाचित सदस्य हैं। 2 एंग्लो इंडियन होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और राज्यसभा में 12 लोग होते हैं जिनको क्या कह सकते हैं, ये लेकर आते हैं राष्ट्रपति वाला, राष्ट्रपति द्वारा ही मनोनीत होते हैं। ठीक है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, परंतु उस समय से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। लोकसभा जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है क्योंकि हमारे पास संसदीय शासन है, तो यहाँ पर लोकसभा का प्रभुत्व हमेशा ही बना रहता है, और कार्यपालिका हटाने को शक्ति भी प्राप्त है इसको ही। लोकसभा का सदस्य बनने की अगर योग्यताएं बोले तो वो क्या है, नागरिक हो पहले तो भारत का, और इसके अलावा 25 साल उसकी उम्र हो गई हो, पागल दिवालिया न हो, और लाभ के पद पर, सरकारी पद पर वो नहीं होना चाहिए। लोकसभा की विशेष शक्ति की अगर हम बात करें तो इसके पास क्या शक्ति होती है, संघ सूची और समवर्ती सूची के जो सब्जेक्ट हैं उन पर कानून बना सकती है। इसके अलावा धन विधेयक और जो सामान्य विधेयक होते हैं उनको प्रस्तुत कर सकती है, उसके बारे में देख सकती है। कर प्रस्तावों, बजट और वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देती है। इसके अलावा प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना, प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव करना भी इसकी काफी ज्यादा रोल है। संशोधन का कार्य करती है लोकसभा में। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति दी जाती है यहीं से ही। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटा सकती है। ठीक है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। धन विधेयक जिसके पास ज्यादा पावर है, लोकसभा में ही प्रतिवेदन पर इस पर विचार होता है, प्रस्तुत किया जाता है, और राज्यसभा से अधिक शक्तियां होती है इसके पास। जनता का नहीं, विधायक चुनते हैं। राज्यसभा का क्या होता है, जनता नहीं, यहाँ से विधायक चुने जाते हैं। संविधान द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पास अंतिम शक्ति होती है, वोट देकर वो कोई भी डिसीजन जो है वो अपने हक में कर सकते हैं। नेक्स्ट है कानून बनाने की प्रक्रिया, विधेयक। तो कानून बनाने के लिए जो प्रारूप होता है, जो ड्राफ्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, विधेयक। विधेयक प्रस्तावित कानून का अनुच्छेद 107 से 112 कानून निर्माण है। प्रकार देखिए तो सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक है जो मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं, और गैर सरकारी है जो अन्य कोई सदस्य पेश कर सकता है। इसमें धन साधारण संविधान संशोधन विधेयक है, और गैर वाले में है साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। संसदीय नियंत्रण के साधन, यानी संसद जो है वो कैसे नियंत्रण रखता है, बहस और चर्चा करता है, प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, इसके अलावा स्थगन प्रस्ताव भी ला सकते हैं। कानूनों की स्वीकृति और अस्वीकृति भी देखने को मिलती है। इसके अलावा वित्तीय नियंत्रण भी इसके ऊपर रखा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव भी देखने को मिलता है। संसदीय समितियों की बात करें तो दैनिक कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक जरूरी पहलू है। वित्तीय समिति की बात करें तो इसमें लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कौन सी जो समिति है वो किसका पार्ट है, इससे करके क्वेश्चन आ जाता है। तो लोकसभा में लोक लेखा समिति क्या होता है, जितने भी भारत सरकार के खर्च हैं, ठीक है, वो देखता है ये। इसके अलावा प्राक्कलन समिति है, किफायत किस तरह से की जा सकती है खर्च में। लोक उपक्रम है, रिपोर्ट की जांच की जाती है। विभागीय है, नियमन, इसके अलावा विशेषाधिकार, कार्य मंत्रण समिति और आश्वासन समिति। तदर्थ समिति जो होती है विशिष्ट विषयों की जांच पड़ताल करने के काम आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शक्तिशाली प्रभावशाली स्थिति प्रदान कर दी है। नेक्स्ट है दल बदल के कानून की बात करें तो वही है कि अगर कोई नेता दल बदलता है तो फिर ये तो अच्छी बात होती नहीं, सदस्यता होती है खराब हो जाती है। तो दल बदल कानून आए, कुछ जो लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, अपना जो दल है वो चेंज करते रहते हैं बार बार। 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया, जिसके द्वारा सदन का अध्यक्ष जो है वो अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रण कर सकता है, और दल बदल निरोधक कानून के तौर पे देखा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यायपालिका की, जो कि है सबसे एंड चल रहा है इसमें। अब न्यायपालिका जो है वो क्या काम करती है, राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। और इसका काम क्या होता है कि देश में कोई भी चीज खराब तरीके से ना चले, सब चीज सही तरीके से चले। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य हैं, वो भी किसी तरीके से प्रॉब्लम ना हो, वहां भी कोई भी बाधा ना आए, और सब लोग अपने अपने जगह पर रह के ठीक से काम करें। तो न्यायपालिका जो है वो देखती रहती है कहाँ पे क्या चीज है,
सुरक्षा प्रदान करती है एक तरीके से। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान लाया गया, जिसके तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। और ये डेट कौन सी है? 1 अक्टूबर 1937 में। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस ग्वेयर। और भारत की आजादी के बाद उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ 28 जनवरी 1950 को। कौन सी जगह में? दिल्ली में। फिर सर्वोच्च न्यायालय का गठन की बात करें तो आर्टिकल 124 मेंशन है यहाँ पर। इसमें मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर सिर्फ 8 रखी गई। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्षेत्र के आधार पर, इसके अलावा न्यायाधीशों के वेतन और शर्तें निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। इस शक्ति का प्रयोग करके संसद में समय समय पर क्या हो सकता है? न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि भी की जा सकती है अगर बर्डन ज्यादा हो रहा है तो। फिर है न्यायाधीशों की नियुक्ति। मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में एक और चीज है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों को चुनता है या चुना जाता है। यानी जो भी आया है उसमें सबसे ज्यादा उम्र वाले जो लोग होंगे उनको सिलेक्शन सबसे पहले दिया जाएगा, वरिष्ठ न्यायाधीश। ये जो रूल है 2 बार तोड़ा भी गया है। बोला गया है कि मान लिया हाई कोर्ट है, उसमें कोई क्या है, मुख्य न्यायाधीश है, वो फिर सुप्रीम कोर्ट में आना चाहता है मुख्य न्यायाधीश, तो इसकी पोस्ट क्योंकि समान है तो ये आ सकता है। लेकिन हाई कोर्ट में अगर ये वाली पोस्ट इसने होल्ड नहीं की हुई है तो फिर उसको यहाँ पर चीफ नहीं बनाया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इस चीज को 2 बार तोड़ा गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, ताकि न्यायालय को स्वतंत्र रूप से संतुलन मिले। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया, अयोग्यता का आरोप लगाने के बाद, इसके अलावा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके और दोनों सदनों के बहुमत के बाद। उच्च न्यायालय के गठन की बात करें तो पार्ट 6 में मेंशन है और 214 से 232 आर्टिकल के अंदर उच्च न्यायालय की बात की गई है। इसमें मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरह ही। राष्ट्रपति के समय समय पर आर्टिकल 216 जो है उसके तहत नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति। और न्यायाधीशों की जो संख्या है वो निश्चित नहीं होती, कम या ज्यादा की जा सकती है। योग्यताएं देखें तो भारत का नागरिक हो, साथ में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, कहाँ पर? किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल काम कर चुका हो, मतलब न्यायाधीश रह चुका हो, और एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो वही व्यक्ति जो क्या बनना चाहता है? न्यायाधीश बनना चाहता है। इसके बाद है वह राष्ट्रपति की दृष्टि में एक पारंगत विधिवेता हो, यानी अच्छा ज्ञानी हो। उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों का कार्यकाल देखा जाए तो कितना है? 65 वर्ष जैसे ही वो कंप्लीट कर लेंगे तो उनका कार्यकाल अपने आप ही पूरा हो जाएगा। अगर हम क्षेत्राधिकार की बात करें सर्वोच्च न्यायालय के, तो मौलिक क्षेत्राधिकार हैं। इसमें जो है कुछ मुकदमे की सुनवाई जो है वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, ठीक है। ऐसे में जो निचली अदालत है उसमें सुनवाई जरूरी है ही नहीं, ठीक है। इसमें विवाद जो है वो अंपायर निर्णय की भूमिका कौन निभाता है यहाँ पर? यही सुप्रीम कोर्ट। रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, अगर कहीं पर मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, उल्लंघन हुआ है तो उसको रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के द्वारा उस चीज को देखता है, ठीक है। और जो रिट है ये उच्च न्यायालय में भी जारी की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जारी होती हो। इन रिटों के माध्यम से न्यायालय क्या है? कार्यपालिका को कुछ करने या ना करने के आदेश दे सकता है। सपोज कार्यपालिका में कोई जो पद है, विशेष पद पर वो किसी काम को करना चाह रहा है तो उस पर रोक भी लगाई जा सकती है। अपील क्षेत्राधिकार, इसमें अपील का उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है, यानी यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील बहुत लगाई जाती है, ठीक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको कोई दिक्कत है, ठीक है, बड़े लेवल पे, वो क्या सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको उच्च न्यायालय को प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, ठीक है। अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और कानूनी
मुद्दों की दोबारा से क्या करेगा, जांच करेगा। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार है, इसमें क्या परामर्श से रिलेटेड चीज देखी गई है। विशेषाधिकार में क्या बात है, स्पेशल लाइव पिटिशन के तहत अपील पर सुनवाई, यानी न्यायिक सक्रियता का प्रमुख साधन जब जनहित याचिका या सामाजिक याचिका रही है। यानी न्यायिक सक्रियता के तहत क्या चीज ध्यान में रखी गई, जनहित की बात को। जनहित याचिका, जनहित यानी लोगों के हित के लिए कोई याचिका दायर की जा सकती है, या फिर सामाजिक व्यवहार याचिका भी लाई जा सकती है। ठीक है। समाज के कुछ वर्गों को आसानी से अदालत में जो सेवाएं हैं वो नहीं मिल पाती हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यायालय ने क्या किया, जनसेवा की भावना से भरे नागरिक संगठन और वकीलों की समाज में जरूरतमंद और गरीब लोगों की ओर से क्या है, याचिका दायर की जा सकती है। यानी वो लोग जो अपनी याचिका या फिर अपने जो डिसीजन है उनको कोर्ट तक नहीं पहुंचा सकते, तो ऐसे लोगों को हम याचिका के माध्यम से कोर्ट में उनकी बातों को पहुंचाते हैं। ठीक है। इससे क्या हो जाता है, ज्यादा निष्पक्ष बन जाता है चुनाव प्रणाली, और क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एक जैसे लोग, तो फिर क्या होता है वहां पर चांसेस कम होते हैं कॉन्फ्लिक्ट वाले। ये कह सकते हैं विशेषाधिकार है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अपीलीय, दीवानी, फौजदारी व संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों पर अपील सुनाना। इसके अलावा सलाहकारी, जिसमें क्या है, राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है ये, अगर राष्ट्रपति मांगे तो सलाह दी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का क्या काम है, अदालतों को मानने होते हैं इसके फैसले। इसके अलावा उच्च न्यायालय की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व की जा सकती है। अपने पास ये जो सर्वोच्च न्यायालय, ये उच्च न्यायालय से कोई भी जो मुकदमा है वो मंगवा सकता है अपने पास, और दूसरे उच्च न्यायालय में भी भिजवा सकता है। यानी एक उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, उसको ठीक नहीं लग रहा है, तो दूसरे में उसको पहुंचा सकता है। ये काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। अब उच्च न्यायालय कार्य पर देखें तो वही है, अपील की सुनवाई कर सकता है। रिट जारी, इस पे मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए क्या है, रिट जारी की जा सकती है। इसके अलावा राज्य के जो क्षेत्राधिकार है उसमें जो मुकदमे उनका निपटारा भी कर सकता है। जिला अदालत, आपको पता है ना, जिला अदालत भी होती है। तो जो जिला अदालत है उसका क्या काम है, मुकदमों की सुनवाई करती है। निचली अदालतों के फैसलों पर भी अपील की सुनवाई होती है। इसके अलावा गंभीर जो प्रॉब्लम्स हो या फिर आपराधिक मामले हो, उन पर भी फैसला ये दे सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन की अगर राइट की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता तरीके से जांच कर सकती है, और यह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो उसको क्या किया जाएगा, गैर संवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। तो केंद्र राज्य संबंध के मामले में सर्वोच्च न्यायालय जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को के साथ ही है। न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की ओर संविधान की व्याख्या करती है और प्रभावशाली ढंग से संविधान की रक्षा भी करती है। इसके अलावा नागरिकों की अधिकारी की रक्षा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, ये लास्ट है हमारा, इसके बाद ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा हमारा। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, संविधान एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी इस मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। कौन कर सकता है, कौन, संसद सहित कोई भी नहीं छेड़छाड़ कर सकता है। मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता है। न्यायालय में यह निर्णय अपने पास ही रखा कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या फिर नहीं, ये निर्णय संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। और संसद व न्यायपालिका के बीच में विवाद अगर आ जाए तो संविधान यह व्यवस्था करता है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ अवसरों पर न्यायपालिका के आचरण पर उंगली उठाई जा सकती है। इसी प्रकार न्यायपालिका ने भी कई अवसरों पर विधायिका की आलोचना की है। एक तरह से कह सकते हैं कि लोकतंत्र में सरकार के एक अंग का दूसरे अंग की सत्ता के प्रति सम्मान बेहद जरूरी है। तो ये थी आज की वीडियो, और आई होप आप सभी को टॉपिक आपका रिवाइज हो ही गया होगा। मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में, और एमसीक्यूज के लिए आप बिल्कुल रेडी